हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। आपका स्वागत है एग्री बाई यूट्यूब चैनल पर। हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। उसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक है वो है गुणसूत्र। इसकी परिभाषा है, गुणसूत्र आनुवंशिकी का भौतिक आधार है। जो डीएनए है वो आनुवंशिकी का रासायनिक आधार है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो गुणसूत्र है वो तो आनुवंशिकी का भौतिक आधार है और डीएनए है वो रासायनिक आधार है। गुणसूत्र की जो एग्जैक्टली परिभाषा है वो ऐसी है कि कोशिका की विभाजन प्रावस्था के समय केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना जो जीन के वाहक के रूप में काम आती है, गुणसूत्र कहलाती है। इसकी खोज होफमैस्टर ने की थी और गुणसूत्र शब्द है वो वोल्डर ने दिया था। स्ट्रोसबर्गर ने गुणसूत्र का अध्ययन किया था। ये तीनों वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं। जो गुणसूत्र का आकार है वो 0.5 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। अपवाद 0.025 माइक्रोमीटर ये अपवाद है। कुछ सवालों के अंदर गुणसूत्रों का आकार इतना ही होता है, तो कुछ सवाल हैं उनके अंदर आकार छोटा होता है, इसलिए उनको अपवाद में डाल दिया गया। तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र है वो पॉइंट नहीं है, वो सीधा ही 5 माइक्रोमीटर का है, यानी इतना बड़ा है। तो इसके जो प्रकार हैं कुछ इस प्रकार हैं: वायरल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। संरचना: प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या, आकार, आकृति निश्चित होती है। यानी कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इनकी संख्या सेम मिलेगी, आकार उनका सेम मिलेगा और आकृति भी सेम मिलेगी। मैंने डायग्राम की बना के समझाया है कि गुणसूत्र को अगर अपन खोल के देखें तो उसके अलग अलग पार्ट हमें दिखाई देंगे। पहला अपना पार्ट है पेलिकल, दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा है क्रोमोनेमेटा और चौथा अपने पास है क्रोमोमियर। पांचवा है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, छठा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सातवां है सैटेलाइट बॉडी, आठवां है टीलोमेर। टीलोमेर ये रहा और सैटेलाइट ये रहा। आपको थोड़ा सा काइनेटोकोर भी याद रखना है। ये काइनेटोकोर पूछ लेंगे, निम्न में से काइनेटोकोर किसका भाग है? गुणसूत्र का। सेंट्रोमेर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एग्रोसेंट्रिक, चौथा है टिलोसेंट्रिक। तो संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। मेटासेंट्रिक के आगे मैंने लिखा है वी आकार का, क्योंकि ये वी आकार का प्रतीत होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। सब मेटासेंट्रिक है वो एल आकार का प्रतीत होता है, ये इसलिए एल आकार का लिखा हुआ है। एग्रोसेंट्रिक है वो जे आकार का लिखा होता है, यानी बना होता है, तो ये जे आकार का है। और टिलोसेंट्रिक है वो आई के आकार का होता है। मनुष्य में टिलोसेंट्रिक प्रकार का गुणसूत्र पाया जाएगा। न्यूरोस्पोरा में टिलोसेंट्रिक प्रकार का गुणसूत्र पाया जाएगा। न्यूरोस्पोरा एक कवक है। संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के: मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और एसेंट्रिक। कोशिका विभाजन जो है उसके बारे में अपने सेल बायोलॉजी में आगे पढ़ेंगे कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। पादपों में सर्वप्रथम कोशिका विभाजन का अध्ययन स्ट्रोसबर्गर ने किया था। आपको ये साइंटिस्ट याद रखना है। अगला पॉइंट है कि कोशिका विभाजन का कारण क्या हो सकता है। कोशिका विभाजन का कारण हो सकता है, निम्न कारण दिए गए हैं: कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का कम होना, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का कम होना, डिस्टर्ब ऑफ डीएनए आरएनए, यानी कि आरएनए और डीएनए अगर डिस्टर्ब होगा तो कोशिका विभाजन होगा। तो इसका जो प्रकार है पहला है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी शॉर्टकट में इसको बोलते हैं कि आई, अगर ये कम होगा तो कोशिका विभाजन कम हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को हम शॉर्टकट में लिखेंगे के आई का एक फॉर्मूला आता है जो क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे कि निम्न में से के आई है VN/VC माइनस VN। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगला अपना पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का कम होना, इससे भी कोशिका विभाजन होता है। तीसरा है इसका विभाजन का कारण डिस्टर्ब ऑफ डीएनए आरएनए। इसका जो रेशियो है, अगर डीएनए आरएनए में गड़बड़ होगा तो कोशिका विभाजन होगा। अब ये मैंने एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, इस डायग्राम को आपको गौर से देखना है और इसकी जो G2, G1 और S जो प्रावस्थाएं हैं वो आपको याद रखनी है। पूरा डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में, जीआरएफ में
इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला अपना छोटा सा टॉपिक है कोशिका चक्र। कोशिका के संपूर्ण जीवन को कोशिका चक्र कहते हैं। जितना भी कोशिका की उत्पत्ति से लेकर जहाँ कोशिका मरेगी वहाँ तक का जो समय है, वहाँ तक का जो टाइम है, वहाँ तक का जो चक्र है वो कोशिका चक्र कहलाता है। इसकी दो अवस्थाएं होती है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज का दूसरा नाम रेस्टिंग फेज है, या हम इंटरफेज को हम ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका प्रकार है एम फेज, इसको हम डी फेज भी बोल सकते हैं। इंटरफेज जो है वो दो विभाजन के बीच की अवस्था है। तो क्वेश्चन के रूप में पूछ लेंगे निम्न में से इंटरफेज किसे कहा जाता है, तो दो विभाजन के बीच की जो अवस्था होगी वो इंटरफेज कहलाएगी। कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था होती है, यानी एक्टिव फेज के अंदर कौन सी, क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाएगा कि निम्न में से एक्टिव फेज है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है। इंटरफेज की जो इंटरफेज जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था मानी जाएगी। इसकी जो उप अवस्थाएं हैं वो कौन सी होंगी, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। इसको मैंने डायग्राम में आपको पहले ही समझा दिया था, आपको डायग्राम पूरा याद करना है। विभाजन के प्रकार कौन से होंगे, जो कोशिका का विभाजन है वो आपको सभी को पता है, समसूत्री और अर्धसूत्री दो विभाजन होते हैं, लेकिन तीसरा भी हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि कई चीज़ों में असूत्री विभाजन भी पाया जाता है। तो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे समसूत्री। समसूत्री विभाजन को आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, माइटोसिस। तो समसूत्री विभाजन जो है वो क्या होता है, पादपों में इसका अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने किया था और समसूत्री जो शब्द है वो फ्लेमिंग ने दिया था। समसूत्री को इंग्लिश में याद रखना है माइटोसिस का। तो समसूत्री विभाजन जो है वो स्ट्रॉसबर्गर ने पादपों में इसका अध्ययन किया था और जो शब्द है वो फ्लेमिंग ने दिया था। इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसा विभाजन जिसमें एकमात्र कोशिका से बड़ी दो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के समान होगी। यानी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि एक कोशिका से अगर दो कोशिका बनेगी तो उन दो कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो अपनी मात्र यानी माता के समान ही गुणसूत्रों की संख्या के समान ही रहेगी। जितने गुणसूत्र उसके माता पिता में है उतने ही उसके अंदर रहेंगे। तो ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को डी फेज भी कहेंगे। तो इंटरफेज के बारे में पढ़ते हैं कि ये दो प्रकार का होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। दूसरा इसका एम फेज है। एम फेज दो प्रकार का होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। सॉरी मैंने नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ कर दी। इसका पहला प्रकार है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टेलोफेज। अब अगला विभाजन हम पढ़ते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। इसके खोजकर्ता है विजमैन और सटन, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। और शब्द ये फार्मर व मूरे ने दिया था। ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है, यानी एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बनेगी तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाएगी, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके पद दो हैं, इंटरफेज और एम फेज, और दो भागों में इसको विस्तृत किया गया है, विभक्त किया गया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तीसरा प्रकार जो है वो मैंने थोड़ा सीधा फोटो खींच के लिया है। असूत्री विभाजन जो है उसको इंग्लिश में एमाइटोसिस। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो समसूत्री है, अर्धसूत्री है, इनको आप इंग्लिश में भी याद रखना है। समसूत्री मतलब मियोसिस और अर्धसूत्री मतलब माइटोसिस, तो आपको इंग्लिश भी याद रखनी है, असूत्री यानी एमाइटोसिस। तो टर्म इसकी किसने दी थी, रिमेक ने। मुख्य इसके गुण क्या थे, यह सबसे प्रिमिटिव प्रकार का डिवीजन होता है। इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता। इसमें क्रोमोसोम का संघनन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ये जो नोट्स हैं वो जीआरएफ, आईसीआर और बीएचयू और जेट के लिए बहुत ही शानदार नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आपको एग्री बाय मनोज यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ें सारी मिलेगी, और जो कमी है वो भी आपकी कमी पूरी कर दी जाएगी। आपको बताया जाएगा हर चीज़ के बारे में। आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। जो टॉपिक आपको नहीं आता उसका वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दिया जाएगा, आपकी हर डिमांड पूरी की जाएगी।
अगला अपना पॉइंट है कि इसमें क्रोमोसोम का संघनन अनुपस्थित होता है। तो ये पॉइंट भी हो गया, जिसके कारण क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इसमें न्यूक्लियस का डायरेक्ट डिवीजन मिलता है, अर्थात इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज स्टेज अनुपस्थित होती है। यानी एसोतेरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फेज नहीं आएगी, चाहे वो प्रोफेज हो, मेटाफेज हो, एनाफेज हो, चाहे टेलोफेज हो। इसमें न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म का विभाजन संकुचन क्रिया द्वारा होता है, आपको ये भी याद रखना है। इस विभाजन से बनने वाली पुत्री कोशिका में डीएनए की मात्रा समान नहीं होती है। यह बात आपको एसोतेरी विभाजन पूरा एकदम रट के जाना है। यह विभाजन सबसे तीव्र विभाजन होता है तथा लगभग 20 से 22 मिनट में विभाजित हो जाता है। यह प्राय प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ यूकैरियोटिक में भी मिलता है। अगला है यूकैरियोटिक में मिलता है किसमें? यीस्ट में, पैरामीशियम में, अमीबा में। और नीचे आपको समसूत्री और असूत्री विभाजन में अंतर दिया गया है, आपको यह अंतर बखूबी याद होना चाहिए। तो यह विभाजन कई कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन जो है वो द्विगुणित तथा अगुणित दोनों कोशिकाओं में प्रदर्शित होता है, जबकि वो केवल द्विगुणित कोशिकाओं में पाया जाएगा। समसूत्री विभाजन जो है वो एक विभाजन होगा, वो द्विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन जो है वो 2 कोशिकाएं उत्पन्न करता है, और अर्धसूत्री विभाजन है वो 4 कोशिकाएं उत्पन्न करता है। समसूत्री विभाजन जो है वो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करता। अर्धसूत्री विभाजन में विभिन्नताएं आती है। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान रहती है, अर्धसूत्री में भी समान नहीं रहती। समसूत्री विभाजन में वृद्धि, मरम्मत तथा घाव बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक प्रजनन में सम्मिलित होता है। तो आज का ये जो गुणसूत्र वाला जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में शामिल होता है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के अंदर केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र और कोशिका विभाजन जो मैंने बताया था, ये चीज़ें आपको एकदम कंफर्म याद होनी चाहिए। कोशिका विभाजन का मैंने जो डायग्राम आपको दिया था, ये डायग्राम आपको एकदम कंफर्म, पक्का और रटा हुआ मिलना चाहिए। इस डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये फेज आपको याद रखनी है, समसूत्री विभाजन, ये परिभाषा आपको याद रखनी है, इसकी फेज के बारे में आपको थोड़ा याद रखना है। और सेल बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें कि जो खोज करता है, यानी जितने भी साइंटिस्ट है वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। बाकी आपके कहने पर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे पूरे करवाए जाएंगे, चाहे एक एक बच्चे का अलग अलग टॉपिक हो, सबको एक एक टॉपिक उनकी डिमांड के अनुसार डाला जाएगा। जेएट आईसीआर जो है ये एग्ज़ाम अब की बार बच्चों का हमारा टारगेट है कि किसी का भी एक क्वेश्चन भी ना छूटे, इसलिए हम थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं ताकि अगर एग्ज़ाम टफ आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन सारे अटेंड हो जाएं। तो एग्री बाय मनोज यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और आपकी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते रहिए। थैंक यू।